हेलो एवरीवन। तो जैसे हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो फोर्थ चैप्टर जब मैं करा रहा था उस दौरान कई स्टूडेंट्स के लगातार बार बार मेरे से पूछ रहे थे सर थर्ड चैप्टर क्यों नहीं कराया। तो स्टूडेंट्स मैंने फोर्थ पहले इसलिए कराया क्योंकि सेकंड और फोर्थ दोनों चैप्टर आपके एक दूसरे से लिंक थे, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड थे। तो आज चलिए, क्योंकि फोर्थ चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप लोगों की डिमांड पर हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन, हालांकि मैं आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल सभी कुछ आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं 2.2 एक्सरसाइज के दौरान। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वहां से एक बार उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको पॉलिनोमियल और ये वेरिएबल, कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन वगैरह सारा कुछ समझ में आ जाए। फिलहाल मैं छोटा सा केवल इसका इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ूंगा। लीनियर वर्ड किससे बना है भी? लाइन वर्ड से बना है। लीनियर वर्ड किससे बना है? लाइन वर्ड से बना है। क्लियर है? अब लाइन हो या लीनियर इक्वेशन हो, अब देखो इसके बारे में हमने क्या कहा था भाई, लीनियर के बारे में। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास में 1 हो, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास में क्या हो गई? 1 हो। एनी पॉलिनोमियल विद इट्स डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर। भाई कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मतलब है कि दो साइड होंगी, बीच में इक्वल टू का कहीं पर साइन होगा, दोनों साइड हमारे पास नंबर होगा। इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या बताया था मैंने आपको बताया था वेरिएबल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस में एबल। वेरी का मतलब होता है भाई चेंज होना, टू चेंज। तो जो चीज चेंज होने के एबल हो, यानी जो चीज अपने आप को चेंज कर सके, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी भाई? लीनियर इक्वेशन आएगी, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी। इन टू वेरिएबल्स आएगी भाई, उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे और वो इस फॉर्म में होगी हमारे पास, लाइक ax प्लस by इक्वल्स टू c। क्लियर? या फिर c को अगर हम इस साइड लिख लें तो ax प्लस by माइनस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई? यहां पे अगर मैं बात करूं यार, x एंड y आर टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होंगे भी? x और y होंगे हमारे पास में कोई भी दो वेरिएबल। क्लियर है भाई? x और y कोई भी दो वेरिएबल्स हैं। a एंड b आर कोफिशिएंट्स। a एंड b आर कोफिशिएंट्स। a और b क्या है भाई? यहाँ पे हमारे पास में x और y के कोफिशिएंट है। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होते हैं इस चीज के बारे में बात कर लेता हूं मैं। एनी कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होता है भाई? any constant that is multiplied to a variable is called its coefficient। देखो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो और उसको अगर हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट टर्म उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाती है। क्लियर? एनी कांस्टेंट टर्म दैट इज मल्टीप्लाइड टू अ वेरिएबल, देन दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर है भाई? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब, एक चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशंस होंगी और लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व कैसे करेंगे, वो सारा हम इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है हाउ टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन। भाई किसी लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे? तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपके मैथ में आपको 4 मेथड्स आर गिवन। कौन कौन से होंगे? पहला होगा ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, जो कि आपके एक्सरसाइज 3.2 में है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 3.3 में आपको मिलेगा। एलिमिनेशन मेथड जो आपको 3.4 में मिलेगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपको 3.5 में मिलेगा। 3.6 में आप एक कॉमन एक्सरसाइज होगी जिसमें ये सारे मेथड्स यूज होंगे, अपनी तरीके की एक अलग एक्सरसाइज होगी। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ओनली एक्सरसाइज 3.1 को ओनली आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर ओनली 3 ही क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन है। और वहां पर आपको केवल इक्वेशन बनानी सीखेंगे हम, वहां पर हम केवल इक्वेशन को फॉर्म करना सीखेंगे। हमें पूरी स्टेटमेंट दी गई होगी और केवल इक्वेशन को फॉर्म करना सीखेंगे। अब देखिए वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं।
तो देखो भाई 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो देखिए उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्ताब को कोई भी एक आदमी आफ्ताब बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर को बोल रहा है वो 7 years ago, भाई आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, भाई मैं तुमसे 7 गुना एज का था, यानी मेरी जो एज थी आज से 7 साल पहले तुम्हारी एज से 7 times थी। और आगे कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और आज से 3 साल बाद तुम्हारी जो एज होगी मेरी एज तुम्हारी एज से 3 times होगी। तो क्या ये पॉसिबल है भी? देखो एक आदमी अपनी बेटी को बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले तुम्हारी जो एज थी ना, मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा थी, और आज से 3 साल बाद मेरी जो एज होगी ना वो तुम्हारी एज से 3 गुना ज्यादा होगी। तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए एक बार इसके लिए स्टेटमेंट बना के देखते हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज ज्योमेट्रिकली एंड एल्जेब्रिकली, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो फाइंड क्या करना है, एज फाइंड करनी है। नहीं चीज मैंने आपको कई बार बताई कि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ आफ्ताब, भाई आफ्ताब है कोई, तो आफ्ताब की एज हमने मान ली x years है, क्लियर। एंड ऑल्सो लेट एज ऑफ हिज डॉटर, भाई उसकी जो डॉटर की एज है वो मान लो मैंने ले ली y years अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है वो 7 years ago, भाई आज से 7 साल पहले। आज आफ्ताब की एज अगर x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? अगर आपने 4th चैप्टर किया तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, या अगर नहीं भी किया तो आप देख लो। मान लीजिए एक आदमी की एज आज 30 साल है, 7 साल पहले क्या होगी? 30 में से 7 माइनस कर देंगे, 30 - 7। तो अगर आफ्ताब की एज आज x है तो 7 years ago उसकी कितनी हो जाएगी? x - 7। और डॉटर की कितनी हो जाएगी 7 years ago? y - 7। अब आफ्ताब क्या कह रहे हैं कि माई एज वाज 7 times एज ओल्ड एज यूर, यानी कि मेरी जो एज थी वो तुमसे 7 times ज्यादा थी। कितनी थी भाई? 7 times ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉटर की एज है उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आफ्ताब की एज की इक्वल हो जाएगी ना। मैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी एज किसी भी आदमी से 7 गुना ज्यादा है, तो मान लीजिए मेरी एज आज 28 years है और सामने वाले की एज है 4 years, तो मेरी एज कितनी है? उससे 7 times है। तो अगर मैं उसकी एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी एज भी कितनी हो जाएगी? 28, यानी मेरे इक्वल हो गई। तो वही सेम आपको यहाँ पे करना है कि x - 7 हो गई आफ्ताब की एज और y - 7 हो गई डॉटर की एज, क्लियर। तो डॉटर की एज को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करो इस 7 को अंदर तो क्या आ गया? x - 7 इक्वल्स टू 7y - 14। 7y को मैं इस साइड ले आता हूं तो x - 7y और -7 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है भाई? 3 years फ्रॉम नाउ, भाई आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। डॉटर की कितनी हो जाएगी? y + 3। और क्या कह रहा है आफ्ताब? मेरी एज तुमसे 3 times होगी। तो भाई x + 3 इक्वल्स टू हो गया 3y + 9। तो x - 3y इक्वल्स टू 3 को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो 9 - 3 इक्वल्स टू 6। तो भाई ये आ गई आपके पास 2 इक्वेशन, और ये है आपका एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि क्वेश्चन को आगे हम सोल्व कर सकते हैं जो 4 मेथड मैंने बताए थे उनमें से किसी से, लेकिन आज हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। हमें केवल इतना ही बताना है कि भाई एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। तो भाई ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिकल वे। कौन सा हो गया? एल्जेब्रिक वे, क्लियर। यानी एल्जेब्रिक वे बता दी। ग्राफिकल वे और देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना भी। ग्राफिकल वे हालांकि आप लोग पहले कर चुके होंगे आई होप। ग्राफिकल वे में आपको क्या करना है? कोई एक ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर। तो पहले हम बनाते हैं इसके लिए टेबल। अब टेबल को ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन के लिए मैं 2 टेबल बना रहा हूं, x एंड y। पहले इक्वेशन को आपको टेबल में क्या करना है? आपको एक बार x को 0 कर लेना है और एक बार y को। मान लीजिए आपने पहले x को 0 कर दिया, x आपका 0, तो क्या बचेगा आपके पास? -7y इक्वल्स टू -42। भाई -7y इक्वल्स टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 7 6 42। तो भाई y की वैल्यू आ गई 6 और
अब y को 0 कर देते हैं, y 0 होने वाला, y खत्म, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -42। क्लियर। ऐसी सेकंड इक्वेशन में आएंगे, x - 3y = 6 है, तो भाई क्या करेंगे, पहले x को 0 कर देता हूं मैं, x मैंने 0 किया, क्या बच गया, -3y = 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2, फिर मैंने y को 0 कर दिया, यानी आपकी ये टर्म खत्म होगी बीच में से, तो क्या बच गया आपके पास, x = 6। क्लियर। अब ये वैल्यू आ गई और आपको इस वैल्यू को ग्राफ के ऊपर सेट करना है। अच्छा, ग्राफ, एक तो ये एक्सरसाइज आपकी ग्राफ में होगी भी, नॉर्मल नोटबुक में ना होकर के आपको ग्राफ के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये होता है हमारा दोनों एक्सिस, ये दोनों एक्सिस हो गए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ऐसे ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। दोनों एक्सिस जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि ओ। क्लियर। अब देखो, जो वैल्यू हमें लेनी है, वैल्यू आप किस तरह से लेंगे, देखो वैल्यू हमें इस तरह से लेनी है कि आपके सारी वैल्यू जिसके ऊपर कवर हो जाए। क्लियर। तो मान लीजिए मैं 6 का इंटरवल ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने कुछ वैल्यू ली, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। मान लीजिए मैं पहली वैल्यू को -6 मानता हूं, इधर -12, तो लास्ट में ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -42। ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब वैल्यू क्या क्या चाहिए वो देखो, स्टूडेंट 6 का इंटरवल ले रखा मैंने, तो ये वैल्यू मेरी 6 है, ये 12 है, ये 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, ऐसे ये 12 है, ये 6 हो गया, 6 तो दोनों सेम हो गए हमारे, 12 है, 18 है, 24 30 36 42, ऐसे आपकी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी, -6 -12 -18, इस तरह से। अब देखो वैल्यू क्या था, x की वैल्यू क्या ली हमने, -42, कहां पे है, ये हो गई, और y क्या है, 6, तो y हो गया हमारा 6, यानी यहां पे। दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन मैंने खींच दी। उसके बाद फिर क्या कहना है, x कह रहा है 6 है, भाई x है 6, y कितना है -2, जो यानी कि लगभग यहां पे होगा दोनों के बीच में, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर। हालांकि ये लाइन मैंने बिना स्केल के ड्रॉ की है, तो एक जस्ट रफ डायग्राम है, जब आप ग्राफ में बिल्कुल प्लॉट करेंगे तो इधर और इस साइड दोनों आप वैल्यू को मिलाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो ही होंगे आपके आंसर्स। क्लियर। वो ही होंगे आपके आंसर्स। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वाज 300। देखो दो अलग अलग पर्टिकुलर डे पे ऑरेंज और एप्पल और ग्रेप का इसने प्राइस पता किया और उसी की डिटेल दी गई और कह रहा है भाई दोनों का प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो दोनों का वो पता करो। तो हम क्या करते हैं भाई, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, मैं मान लो 1 किलो एप्पल का जो प्राइस है वो मैं मान लेता हूं x रुपीज। क्लियर। एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का मैंने मान लिया y रुपीज। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। क्या कह रहा है भाई, 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। तो भाई 1 किलो एप्पल का प्राइस कितना x है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप लिया y, इक्वल्स टू किसके है 160, इक्वल टू किसके है भाई 160। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें बोल रहा है भाई 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स। भाई एप्पल कितने हो गए 4 किलोग्राम यानी 4x, और ग्रेप्स कितने हो गए 2 किलोग्राम यानी 2y, इज इक्वल्स टू 300, इज इक्वल्स टू 300 हो गया भाई। तो ये दो आपके बन गई इक्वेशन, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन। अच्छा इस इक्वेशन देखो कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास,
कुछ अगर आपके पास कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। लाइक देखो 2 सब में आ रहा है, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 150 लिख सकते हैं, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो भी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। आप इसको भी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। तो ये आगे भी आपके पास में 2 इक्वेशंस, इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे कौन से मेथड, एल्जेब्रिकल। और फिर ग्राफिकल के लिए क्या करेंगे आप लोग, जैसे मैंने पहले बताया वैसे आप इसका ग्राफ बना लेंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी 3.1 आपकी छोटी एक्सरसाइज है, कल 3.2 देखेंगे, वो थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, तो 3.2 में डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।